प्यू रिसर्च रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व में हिंदुओं की आबादी निरंतर घट रही है। हिंदुओं की आबादी निरंतर घटने के पीछे क्या कारण है और इसी के साथ जनसंख्या से जुड़े जो की फैक्ट्स हैं वो आपको आज एक समरी के रूप में मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना होगा, फिर मैं बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसके चलते हिंदुओं की आबादी घट रही है। सबसे पहले आप इन वीडियो को चेक करिए। आज अर्थात 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञात हो कि जनगणना किसी देश का आईना होती है। इसके माध्यम से आप इस बात का अनुमान या पता लगा पाते हैं कि देश में कितने धर्म के लोग रह रहे हैं। उसी के साथ आपको यह पता चलता है कि साक्षरता का स्तर कितना है, लिंगानुपात क्या है, जनघनत्व कितना है, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है और इसी के साथ किस प्रकार के आय वर्ग के लोग आपके यहाँ पर जो है रह रहे हैं। तो इन सारी बातों का अनुमान लगाने के साथ आप इस पर जो है काम कर सकते हैं कि जो संसाधन है उनका आवंटन किस प्रकार से करा जाए और समाज को कल्याणकारी रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत करा जाए। दैट मीन्स आप अपनी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते हैं यदि आप अपनी जनगणना या जनसंख्या का एक अच्छा खासा अनुमान लगा सकते हैं। इसी आधार पर आपको और कुछ की फैक्ट्स जानने होंगे जो सारे एग्जाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो मैं आपको वो की फैक्ट अभी बता रहा हूं, उसके लिए आपको इस वीडियो को चेक करना होगा। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में करी जाती है। हालांकि जब 10 की जनसंख्या की गणना की बात होगी तो वो करी जाती है अमेरिका में 1790 में। हालांकि इसी के समानांतर हमारे भारत में ये जनगणना पहली बार 1872 में शुरू होती है, जो कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल हुआ करता था। बात होती है कि व्यवस्थित रूप से हमारे भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना करने का पहला प्रयास जो करा गया वो करा गया 1881 में, 1881 में। ये समय था लॉर्ड रिपन का भारत में। अब बात होती है कि जो भारत में नवीनतम जनगणना हुई थी, मतलब 2011 की जनगणना थी, वो भारत की 15वीं जनगणना, जबकि स्वतंत्र भारत के संदर्भ में देखा जाएगा तो ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब हालिया जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं जनगणना होने वाली है, जो कि इफेक्टिव होगी आपकी मोटे तौर पर 2027 से। अभी से नहीं, 2027 से होगी, क्योंकि जनगणना करना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ा डेटा जो है कलेक्ट करना होता है। इसी के साथ कोविड जो आया था या कोविड-19 आया था, इसके चलते हमारी नियमित जनगणना नहीं हो पाई थी। दैट मीन 16वीं जनगणना बहुत पहले हो जानी थी, जो इतनी लेट हो रही है। अब बात यह भी आती है कि इस दौरान जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, क्या उस अनुपात में संसाधनों का विकास हो पाया है, क्या उस अनुपात में लोगों का भला हो पाया है। इन सारे विषयों को समझने के लिए आपको माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत को समझना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार। माल्थस साहब अपने जनसंख्या सिद्धांत में समझाते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई अवरोध ना आए तो इस बात को याद रखिएगा कि जो जीविकोपार्जन के साधन है वो गणती रूप में वृद्धि करते हुए दिखते हैं। गणती रूप में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो है संसाधनों का विकास होगा। पर बात होगी कि इसी के जब आप प्रतिफल में देखेंगे तो जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती हुई दिखती है। गुणोत्तर वृद्धि का क्या तात्पर्य है कि 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से जनसंख्या जो है आपकी बढ़ती हुई दिखती है। अर्थात वो ये कंक्लूड करते हैं कि यदि सब कुछ जो है किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आ रहा है जीविकोपार्जन के साधन में, तो आगामी 25 वर्ष में किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या दोगुनी होती हुई आपको दिखेगी। मतलब संसाधनों पर बोझ आना तो तय है। तो इसके चलते माल्थस बोलते हैं यदि इस पर नियंत्रण स्थापित ना करा गया, अर्थात जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित ना करा गया, तो प्रकृति स्वयं मैनेज करती है। इसी के चलते आपको प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं और प्रकृति ये मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सारा काम करती है। बात होती है हिंदुओं की वृद्धि दर कम होने की, तो उसके पीछे जो रीजन है वो है फर्टिलिटी रेट का। मुस्लिमों में 3.1 है, जबकि हिंदुओं में यदि बात करेंगे तो उसकी आप इसको चेक करें।